Hi everyone, welcome to Mathstan. Today we will be continuing the marathon series of Paper 2 Biology. So please take out your notebooks and let's get started. So let's have a look at the question number 1 for today, which is an assertion reason. Knockout mice are valuable tools in functional genomics. And the reason is specific genes can be inactivated to study their biological function. So, my dear students, when it comes to your knockout vaccines or knockout mice, that is actually very much important. क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, ये एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड माउस होता है जिसमें आप देखेंगे कि स्पेसिफिक जीन्स को कंप्लीटली इनएक्टिवेट किया जाता है. ओके, सो हियर द स्पेसिफिक जीन्स आर इनएक्टिवेटेड. जब आप स्पेसिफिक जीन्स को इनएक्टिवेट कर लेते हो तो क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, आप फंक्शन कर पाते हो कि हाँ, अगर आपने फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर जीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम ए केमिकल, आपने उसको क्या कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया. अब आप देख रहे हो कि फिर भी बॉडी प्रोड्यूस कर पा रही है सेम केमिकल्स, तो आप क्वेश्चन में आ जाते हो कि ये कैसे पॉसिबल है. फिर आप पता करते हो एंड यू कम टू नो दैट ओ दैट वाज बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन. बेसिकली दैट वाज बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस लाइक some infection or some entry of other organism inside the body. So you can help to know about that. स्पेसिफिक जीन्स को इनएक्टिवेट कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं. मैंने आपको पहले ही बता दिया नॉकआउट माइस वैल्यूएबल क्यों है, क्योंकि यहाँ कुछ जीन्स को आप क्या कर पाते हो, इनएक्टिवेट कर पाते हो. तो करेक्ट आंसर इज बोथ आर ट्रू एंड ए आर एक्सप्लेन्स द ए वेरी वेल. Check this question, my dear students. This is CRISPR-Cas9. We already saw it. Yes. So देखो, जीनोमिक्स को एग्रीकल्चर में क्या रोल है? सभी चीज़ें, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन करवानी हो, क्यूटीएल्स की आइडेंटिफिकेशन करवानी हो, जीनोम की सिलेक्शन करवानी हो या प्रोसिजन ब्रीडिंग करवानी हो, इट हेल्प्स अ लॉट. हैव अ लुक हियर एट द केस स्टडी. Question is really important from exam point of view also. A breeder wants to rapidly develop a completely homozygous disease resistant wheat variety carrying a newly identified resistant gene. Which approaches would be the most appropriate? Marker assisted selection, doubled haploid technology, tissue culture assisted embryo rescue, and genomic selection. सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा यहाँ पर? मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन और डबल्ड हैप्लॉइड टेक्नोलॉजी. क्या होगा यहाँ पर, आपको क्या लगता है? देखो, ब्रीडर को अगर रैपिडली क्या करना है, कंप्लीटली होमोजाइगस बनाना है और वो भी डिजीज रेजिस्टेंट वीट वैरायटी बनानी है, तो एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा क्लियर होती है कि अगर नए उसने आइडेंटिफाइड रेजिस्टेंट जीन्स डालने हैं तो क्या यूज़ करेगा. देखो, टिश्यू कल्चर असिस्टेड एम्ब्रियो रेस्क्यू करेगा? नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि देखो, व्हेन इट इज़ यूजिंग दिस टिश्यू कल्चर असिस्टेड एम्ब्रियो रेस्क्यू, तो ये तो रिकवर करेगा हाइब्रिड्स को, और वो भी फ्रॉम वाइड क्रॉसेस. जैसे इंटरस्पेसिफिक हो गया आपका, इंटरजेनरिक हो गया हाइब्रिडाइजेशन. जब एम्ब्रियोज जो हैं अदरवाइज अबॉर्ट कर जाएंगे तो इट विल नॉट लीड टू रैपिडली ग्रोइंग दी होमोजाइगस लाइन्स. ओके, जिनोमिक सिलेक्शन की अगर मैं बात करूँ, ये भी यूज़ नहीं हो सकता है. क्यों? क्योंकि इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर द कॉम्प्लेक्स. अगर आपको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटेटिव ट्रेड्स दिखाने हैं उसके लिए यूज़ हो सकता है, विच इज़ कंट्रोल्ड बाय सेवरल जीन्स, जैसे कि यील्ड, ड्रॉट, रेजिस्ट टॉलरेंस हो गया. तो जो नया आइडेंटिफाइड रेजिस्टेंट जीन होता है वो टिपिकली एक मेजर जीन होता है. ठीक है, तो इसीलिए अब आंसर में क्या रहेगा, कौन सा अप्रोच रहेगा आपका? मास अप्रोच रह सकता है या डीएच टेक्नोलॉजी रह सकती है. माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज आल्सो कॉल्ड एज मास, और इसको बोलते हैं आप डीएच टेक्नोलॉजी. ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, हम सोचते हैं कौन सा क्वेश्चन आ गया ये, है ना. सो मार्कर रेसिस्टेंट सिलेक्शन में सेलेक्ट करते हो आप प्लांट्स को जो रेजिस्टेंट जीन्स को कैरी करते हैं, और डीएच टेक्नोलॉजी में यानी कि डबल हैप्लॉइड टेक्नोलॉजी में आप क्या करते हो, यू फिक्स द सेलेक्टेड जीनोटाइप इनटू अ कंप्लीटली होमोजाइगस लाइन इन वन जनरेशन. ठीक है, सो आपका करेक्ट आंसर आता है ए एंड बी. डी आपका यूज नहीं हो पाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग statement regarding
होल जीनोमिक सीक्वेंसेस इज इनकरेक्ट। जो होल जीनोमिक सीक्वेंसिंग है दैट इज WGS, वो डिटेक्ट करती है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स को एज वेल एज स्ट्रक्चरल वेरिएंट्स को। जो WGS है दैट इज होल जीनोम सीक्वेंसिंग, ये कवर करती है कोडिंग रीजन्स को सिर्फ, और जो WGS है वो सिर्फ आइडेंटिफाई करती है कॉपी नंबर वेरिएशंस को, और जो WGS है दैट इज यूजफुल फॉर द कंपैरेटिव जीनोमिक्स। शाबाश, कौन सा आपको सही लग रहा है? वेरी गुड। सो WGS जो होता है ना वो डिटेक्ट करता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फ्स को और साथ में स्ट्रक्चरल वेरिएंट्स को, तो ये तो सही है, दिस इज करेक्ट विद नो डाउट। WGS कैन आइडेंटिफाई, ये मैंने अभी बताया, कॉपी नंबर वेरिएशंस को भी ये क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है। और WGS जो है कंपैरेटिव जीनोमिक्स के लिए क्या है, यूजफुल है। सो WGS कवर्स कोडिंग रीजन्स ओनली। क्या वो कोडिंग रीजन्स को ही सिर्फ आइडेंटिफाई करता है, कवर करता है? माय डियर स्टूडेंट्स, नहीं, नॉन कोडिंग को भी ये कवर करता है। तो गलत स्टेटमेंट कौन सी होगी? बी वाली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग कंपैरेटिव जीनोमिक्स? कंपैरेटिव जीनोमिक्स के लिए कौन सा इनमें से जो है वो आपको ट्रू लगता है? वेरी गुड। शाबाश। क्या ये आइडेंटिफाई करता है कंजर्व जीन्स को अमंग द स्पीशीज? क्या ये इन्फर करता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को? क्या वो यूजफुल होता है इन आइडेंटिफाइंग द कैंडिडेट डिजीज जीन्स? या फिर ये कैन नॉट बी अप्लाइड टू क्रॉप इम्प्रूवमेंट? वेरी गुड, चूज द करेक्ट आंसर। ये लो, अब आएगा मजा, अब बताओ। शाबाश। वेरी गुड। Very good. So, my dear students, yes, it does identify the conserved genes among the species. It also help infer the evolutionary relationship because ये क्या है, comparative genomics है, ठीक है, comparative है, ठीक है. Next comes your, it is useful in identifying candidate disease genes. बिल्कुल कैन नॉट बी अप्लाइड, क्यों नहीं अप्लाई हो सकता? इट कैन बी अप्लाइड टू द क्रॉप इम्प्रूवमेंट ऑल्सो, और वो अप्लाई हो चुकी है, हाईली यूज होती है, वी एक्सप्लॉइट इट नाउ इन एग्रीकल्चर. Next comes up to this. Which of the following are application of genomics in agriculture? Marker assisted selection, identification of QTLs, genome editing, vaccine production in humans. Very good. Well done. So we have marker assisted selection, we have identification of QTLs, we have genome editing, and we have vaccine production in humans also. Fine. So the correct one is your A, B, and C. That is marker assisted selection, identification of QTLs, and genome editing. I hope this is clear. All right. Let's move to the next one. Which one is not considered a structural variation in genomics? Inversion, translocation, duplication और silent mutation. इनमें से कौन सा स्ट्रक्चरल वेरिएशन जो है जीनोमिक्स में नहीं है? वेरी गुड. वेरी गुड. So, my dear students, which of the following is not considered a structural variation? That is your silent mutation. Structural variation में जैसे inversion हो गया, ठीक है, या फिर translocate हो गया, duplicate हो गया. Silent mutation कब से आपकी structural variation होने लग पड़ी? नहीं होती है ना. Silent mutation is not the basis of structural में. You can visualize it like क्या वो inversion थी, translocation थी, transversion थी, replication थी, क्या थी? Okay, next वाला देखते हैं. Assertion and reason है basically. Just a sec.
यस। सो द असर्शन इज दैट जो जिनोम है, जिनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज़ हैं, ये वाइडली यूज़ होती हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें लोकाई को एसोसिएटेड विद द कॉम्प्लेक्स ट्रेट्स। ठीक है, और दूसरा आता है कि जो GWS है, जिनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज़ हैं, वो रिलाई करते हैं ऑन लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम बिटवीन जेनेटिक मार्कर्स एंड कैजुएटिव वेरिएंट्स। वेरी नाइस, शाबाश। So, my dear students, both of the statements are true. Genome wide association studies widely use होती हैं क्या आइडेंटिफाई करने के लिए, लोकाई एसोसिएटेड विद द कॉम्प्लेक्स ट्रेट्स को एसोसिएट करने के लिए, और वाइड स्केल इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, GWS relies on linkage disequilibrium between the genetic markers and casuant variants. That's correct. और कैसे ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, mark it with because and check. Genome wide association studies are widely used to identify loci associated with complex traits. हाँ, क्योंकि जो GWS है वो रिलाई करता है लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम के बीच में, किस किस के बीच में, जेनेटिक मार्कर्स और कैजुएटिव वेरिएंट्स के बीच में। सो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, किसकी, स्टेटमेंट नंबर ए की। सो दिस वे यू हैव टू टारगेट योर assertion एंड रीजन क्वेश्चंस, मेक इट वेरी श्योर यू सॉल्व द क्वेश्चंस द सेम वे। गेटिंग माई पॉइंट? आपको इसी तरह से इसको टारगेट करके करना होता है। ऑल राइट, सो लेट्स चेक द क्वेश्चन नंबर 6। कौन सी सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी लॉन्गेस्ट रीड्स बनाती है? इल्यूमिना सीक्वेंसिंग, सैंगर सीक्वेंसिंग, ऑक्सफोर्ड नैनोपोर सीक्वेंसिंग या सॉलिड सीक्वेंसिंग? लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किए थे। इट इज़ अबाउट ऑक्सफोर्ड नैनोपोर सीक्वेंसिंग, जो आपको लॉन्गेस्ट रीड्स के बारे में बताती है। ओके, check the next one, my dear students. Here we come up with the next question. Which of the following is not an objective of genomics? इनमें से कौन सा है जो genomics का objective नहीं है? Number 1, understanding genome organization. Number 2, number 2, identification of disease gene. Number 3, studying ecological succession. Number 4, personalized medicine. Very good. शाबाश। टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स, सो इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? देखो, जीनोम ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करना है तो ये तो है, यस इट इज। आइडेंटिफाई करना है डिजीज जीन्स को, बी, ये भी है, वेरी राइट। एंड स्टडिंग द इकोलॉजिकल सक्सेशन, नहीं, ये आप कैसे स्टडी कर सकते हो? नॉट, नॉट अ चांस, राइट? सो दिस इज नॉट। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बनानी है, जीनोमिक्स का यूज करोगे। चेक द नेक्स्ट वन। जीन थेरेपी क्या इन्वॉल्व कर सकती है? जीन थेरेपी इन्वॉल्व करती है रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन्स, जीन साइलेंसिंग, जीनोम एडिटिंग, या फिर रिमूवल ऑफ ऑल क्रोमोसोम्स। वेरी गुड। replacement of defective genes, gene silencing, genome editing, removal of all chromosomes. So the correct answer is yes, A, B, and C. So replacement of defective genes, gene silencing, and genome editing is the right option. Okay, that's correct. Wonderful. Check the next one. Assertion and reason. Here comes up your next one, which is your assertion. Assertion क्या कहता है? Have a look here. My dear students, assertion states somatic gene therapy जो है वो ट्रांसमिट नहीं करती modified genes to the offsprings. ठीक है, सोमैटिक जीन थेरेपी ट्रांसमिट नहीं करती, क्या नहीं करती ट्रांसमिट? हाँ, वो नहीं करती है। ठीक है, दैट इज वन पॉइंट। Now coming to the next one, which is about the genetic modification occur only in somatic cells. Very good. Very good. Very good, my dear students. सो सोमैटिक जीन थेरेपी ट्रांसमिट नहीं करती मॉडिफाइड जीन्स टू ऑफस्प्रिंग, दैट इज बिल्कुल करेक्ट है। जीन और जेनेटिक मॉडिफिकेशन सिर्फ सोमैटिक सेल्स में होता है, ये भी करेक्ट है। क्यों? देखो यहाँ पर बिकॉज लगा के चेक करो।
Somatic gene therapy does not transmit the one second. It does not transmit the modified genes to offspring Q because genetic modification occurs only in the somatic cells. So both are true and they are is correctly explaining option number A. Okay. चेक द नेक्स्ट वन. कौन सा वेक्टर है जिसके पास पैकेजिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा हाई है? पैकेजिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा हाई किसकी है? वेरी गुड, शाबाश. माय डियर स्टूडेंट्स, एडिनोवायरस, रेट्रोवायरस, लेंटिवायरस या हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस? तो विद नो डाउट इट इज HXV. दैट इज योर herpes simplex virus. Okay, got my point? Let's have a check here. Now, which one is a limitation of retroviral vectors? इनमें से कौन सा है जो रेट्रोवायरल है? शाबाश, वेरी गुड, शाबाश. माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आएगा यहाँ पर? So which one of the limitation of the retroviral vectors? देखो, ट्रांसडक्शन एफिशिएंसी जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन है और एक ट्रांसडक्शन है. ठीक है, जब मैं ट्रांसडक्शन की बात करती हूँ, यू नो दैट इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर ट्रांसफॉर्मेशन. और एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में भी एक्सप्लेन्ड है. कमिंग टू योर रैंडम इंटीग्रेशन लीडिंग टू द इंसर्शनल म्यूटाजेनेसिस. सो दिस इज द करेक्ट वन. वाई? क्यों करेक्ट वन है माय डियर स्टूडेंट्स? बिकॉज अगर आप ध्यान से देखें तो जो रैंडम इंटीग्रेशन होती है लीडिंग टू ट्रांजिशनल म्यूटाजेनेसिस, ये एक सबसे बड़ी लिमिटेशन बन जाती है रेट्रोवायरल वेक्टर्स की. क्योंकि रेट्रोवायरल वेक्टर्स क्या कर सकते हैं? इनकी नंबर एक एफिशिएंसी जो होती है ना, वो कैसी रहती है? इनकी एफिशिएंसी लो रहती है. ये तो ठीक है, बट ये लिमिटेशन नहीं हुई. जीनोम साइज छोटा है तो आप इजीली जीन्स को आप स्टडी कर सकते हो, ये भी नहीं है. हाई इम्यूनोजेनिसिटी है ओनली, दिस इज ऑल्सो नॉट राइट. सो द करेक्ट आंसर इज रैंडम इंटीग्रेशन लीडिंग टू इंसर्शनल म्यूटाजेनेसिस. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ CRISPR-Cas9? CRISPR-Cas9 के एडवांटेजेस बताने हैं आपको. शाबाश, वेरी गुड. Site specific editing, easy guide RNA design, high versatility, no possibility of off target effects. Shabash. Very good. So the correct answer for the CRISPR-Cas9 is that A1, 2, 3. देखो, एक तो साइट स्पेसिफिक एडिटिंग होती है, साइट के हिसाब से एडिटिंग होती है, दैट इज करेक्ट. ये एक एडवांटेज बन जाता है. गाइड, इजी गाइड RNA डिज़ाइन है, वर्सैटिलिटी भी हाई होती है. लेकिन अगर प्रॉब्लम देखें तो यही है कि यहाँ पर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती ऑफ टारगेट इफेक्ट्स की. ठीक है, सो फोर्थ वन इज नॉट करेक्ट. Check the next question, which is about this one, assertion and reason. Gene therapy approve हो चुकी है by certain inherited diseases. क्या हम जीन थेरेपी कर सकते हैं कुछ डिजीजेस के लिए जो इनहेरिटेड होती हैं? वेरी गुड. Is it there that gene therapy has been approved for certain inherited diseases? Yes, हर एक जेनेटिक डिसऑर्डर अब परमानेंटली क्योर किया जा सकता है. माय डियर स्टूडेंट्स, हर एक बोल पाना डिफिकल्ट है. क्यों? बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऐसे भी होंगे जिनको आपने क्या किया है, जो आप विजुअलाइज भी नहीं कर पाए हो, जिनको आपने या गेट थ्रू भी नहीं किया है आपने. सो आप इसको बिकॉज लगा के चेक करो. इफ इट वर्क्स वेल यू विल गेट एन आंसर. जीन थेरेपी अप्रूव हुई है फॉर सर्टन केसेस. एवरी जेनेटिक डिसऑर्डर कैन नाउ परमानेंटली बी क्योर? नो. जीन थेरेपी अप्रूव तो हो चुकी है इनहेरिटेड डिजीजेस के लिए, लेकिन एवरी जेनेटिक डिसऑर्डर जो है दैट कैन नाउ बी परमानेंटली क्योर्ड. राइट. कमिंग अप टू द नेक्स्ट पार्ट, कौन सा बायो इन्फॉर्मेटिक्स है डेटाबेस जो स्टोर करता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को? PDB, जिनबैंक, स्विस प्रॉट और KEGG.
कौन सा बायोइन्फॉर्मेटिक्स डेटाबेस है जो स्टोर करता है इस सबको? शाबाश। वेरी गुड। शाबाश, टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स। So, every genetic disorder can now be permanently cured? No. अगर बायोइन्फॉर्मेटिव डेटाबेस की बात करूं तो वो स्टोर करता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को और वो भी आपका जेन बैंक है। ठीक है, हाँ, दैट इज मोर प्रोनाउंस्ड वन। ओके, लेट्स हैव अ लुक हियर। नेक्स्ट goes with the applications of genomics in healthcare include. Very good. Application of genomics in healthcare include. Very good. So the correct one goes to be your फार्माकोजेनोमिक्स में यूज होता है, कैंसर जेनोमिक्स में, पेरेंटल डायग्नोसिस भी अगर आप प्रीनेटल डायग्नोसिस अगर करना है सॉरी उसमें भी यूज होगा, लेकिन आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में यूज कैसे हो सकता है ना, हेल्थ केयर का नहीं होगा, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में यूज नहीं होता है। चेक दिस वन, कौन सी स्टेटमेंट है, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग फार्माकोजेनेसिस इज करेक्ट, कौन सा फार्माकोजेनेसिस का करेक्ट है? वेरी गुड। ओके, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रिगार्डिंग फार्माकोजेनेसिस करेक्ट है? माय डियर स्टूडेंट्स, फार्माकोजेनेसिस का काम क्या होता है कि ये ड्रग रिस्पॉन्स के रिलेटेड काम करती है। फार्माको दैट मीन्स फार्मास्यूटिकल के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट दिस। ओके, सो इट रिलेट्स जेनेटिक वेरिएशन टू ड्रग रिस्पॉन्स। ओके, check the next one. Next generation sequences. Next generation sequencing has accelerated precision medicine. Reason? It enables rapid sequencing of entire genomes at comparatively lower cost. Very good. Very good. So next generation सीक्वेंसिंग एक्सेलरेट करती है प्रिसीजन मेडिसिन को, बिल्कुल हाँ, टेक्नोलॉजी में भी जब हमने नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की है तो इट हैज़ हेल्प्ड अ लॉट। इट इनेबल्स रैपिड सीक्वेंसिंग ऑफ एंटायर जीनोम एट रिलेटिवली और कंपैरेटिवली लोअर कॉस्ट। सो दैट इज ऑल्सो ट्रू। एंड हाउ कम वी नो दैट इट इज ट्रू? बिकॉज लगा के चेक करते हैं। So next generation sequencing has accelerated precision medicine because it enables rapid sequencing of entire genomes at relatively at relatively lower cost. Okay. सो दैट इज गोइंग टू बी राइट बिकॉज ये इनेबल करता है रैपिड सीक्वेंसिंग को, ठीक है, और वो भी कॉस्ट लो होती है इसमें। अच्छा, कौन सा इनमें से फॉलोइंग डिजीज जो कि सक्सेसफुली ट्रीट हो चुका है यूजिंग एक्स वीवो जीन थेरेपी? सिकल सेल, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, डेंगू? वेरी गुड, वेरी गुड। सो इनमें से कौन सी एक्स वीवो, देखो विट्रो क्या होता है मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर देती हूँ, ठीक है, गेट इट वेरी क्लियर। व्हेन आई टॉक अबाउट विट्रो, व्हेन आई टॉक अबाउट विट्रो, तो विट्रो का क्या मतलब होता है? विट्रो का मतलब होता है दैट इज आउटसाइड, ठीक है। जब बात होती है विवो की, ठीक है, विवो, विवो फोन नहीं, विवो, इसका मतलब होता है इनसाइड। सो वी हैव टू बी केयरफुल वाइल डूइंग दिस। ओके, नेक्स्ट कौन सी है जो सक्सेसफुली ट्रीट की गई है एक्स वीवो जीन थेरेपी से, यानी कि बॉडी के अंदर ही, ठीक है, दैट इज एक्स वीवो। कौन सी है? दैट इज विद नो डाउट सिकल सेल डिजीज, ठीक है,
सिकल सेल डिजीज में क्या होता है, आपके जो आरबीसीज होते हैं वो सिकल शेप्ड बन जाते हैं, ओके, एंड दे लीड टू व्हाट, हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो कहीं ना कहीं फॉल करता है। फाइन, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। इनमें से कौन सा है एथिकल कंसर्न्स ह्यूमन जीन थेरेपी में? अगर आप ह्यूमन जीन थेरेपी करते हैं तो इनमें से कौन सा है विच यू फील इज द हाईएस्ट एथिकल कंसर्न अकॉर्डिंग टू यू? वेरी गुड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर कम्स अप योर, इनमें से एथिकल कंसर्न्स की अगर बात करूं तो 1, 2 और 3, 2 और 4, 1 और 4 या ऑल। जर्म लाइन मॉडिफिकेशन, इक्विटी ऑफ एक्सेस, ऑफ टारगेट म्यूटेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो इसमें करेक्ट आंसर आता है 1, 2, 3, क्योंकि आप जब जीन थेरेपी करते हो तो डायरेक्ट बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है वो नहीं होगा। गेटिंग माई पॉइंट? डायरेक्ट बायोडाइवर्सिटी लॉस कैन नॉट टेक प्लेस, सो दैट इज वन पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। So that is one such thing. Let's have a look here with the next question, which is basically an assertion reason again. So assertion reason सबसे ज़्यादा ध्यान से करने होते हैं, क्यों? गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें, ठीक है। assertion देखो क्या बोल रहा है, फंक्शनल जीनोमिक्स अटेम्प्ट्स टू डिटर्मिन द जीन फंक्शन। रीजन बोलता है कि इट इन्वेस्टिगेट्स द जीन एक्सप्रेशन एंड जीन इंटरैक्शन ऑन अ जीनोम वाइड स्केल। सो विच वन इज करेक्ट हेयर? बोथ आर करेक्ट। क्यों? क्योंकि फंक्शनल जीनोमिक्स जो होते हैं वो अटेम्प्ट करते हैं टू डिटरमिन द जीन फंक्शन, बिकॉज ये इन्वेस्टिगेट कर पाता है कि जीन एक्सप्रेशन क्या है, जीन जीनोम का इंटरेक्शन क्या है जीनोम वाइड स्केल के ऊपर, ओके। सो ए इज द करेक्ट वन। चेक द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग? वेरी गुड। वेरी गुड। शाबाश। डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज प्लांट ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है? है। इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशनल क्वालिटी नहीं है? है। मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी इन वाइल्ड पॉपुलेशन, रेजिस्टेंस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस। वेरी गुड। विच वन इज द करेक्ट? सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस। डेवलपमेंट भी करनी होती है, इंप्रूवमेंट भी है, मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी नहीं। यूनिफॉर्मिटी आप कैसे मेंटेन कर सकते हो? दिस इज नॉट द राइट वन। रेजिस्टेंस टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखो। प्लांट इंट्रोडक्शन में लीड टू, प्लांट इंट्रोडक्शन क्या लीड कर सकती है? शाबाश। प्लांट इंट्रोडक्शन में लीड टू डायरेक्ट रिलीज एज अ वैरायटी, जर्म प्लाज्म इनरिचमेंट, germ plasm enrichment, introduction of the exotic pests, use in hybridization programs. Very good. Shabash, what it would be? So the correct answer goes to be, with no doubt, yes. So my dear students, अगर plant introduction की बात करें तो that may lead to all of these things, है ना। अगर प्लांट इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो एक तो आप नई वैरायटी इंट्रोड्यूस कर रहे हो डायरेक्टली, ठीक है। कई बार ये वैरायटी जो होती है वो ओवरटेक करती है बाकी वैरायटीज को भी। जर्म प्लाज्म इनरिचमेंट भी होती है, नई स्पीशीज एक्सोटिक पेस्ट भी आएंगे, डिजीज भी आएगी, और हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम्स भी होते हैं। सो ऑल ऑफ दीज कैन बी द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द सेम, ओके। सो लेट्स हैव अ लुक हेयर एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी सिलेक्शन है जो सबसे ज्यादा हाईली सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में इफेक्टिव होती है? शाबाश। वेरी गुड।
विच टाइप ऑफ सिलेक्शन इज मोस्ट इफेक्टिव? मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन? बिल्कुल, प्योर लाइन सिलेक्शन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है हाईली सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में, बिकॉज आपको पता है कि कौन सा वाला किसके साथ आप फ्यूज करवाओगे, किसके पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स, राइट? यू नो वेल, सो दैट इज प्योर लाइन सिलेक्शन. चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अगैन बेस्ड ऑन द असर्शन रीजन. एज ऑलवेज आई से असर्शन रीजन को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स फिगर देम आउट. Assertion is pure line selection produces genetically uniform progeny. रीजन इज कि प्योर लाइन ओरिजिनेट करता है रेपिटेड सेल्फ फर्टिलाइजेशन से हो, वो भी सिंगल होमोजाइगस प्लांट की. वेरी गुड. प्योर लाइन सिलेक्शन प्रोड्यूस करता है जेनेटिकली यूनिफॉर्म प्रोजेनी. शाबाश. इट डज बिकॉज अ प्योर लाइन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द रेपिटेड सेल्फ फर्टिलाइजेशन से. सो देख लो, स्टेटमेंट बिल्कुल सपोर्टिंग में है ये. ठीक है, प्योर लाइन सिलेक्शन प्रोड्यूस करता है जेनेटिकली यूनिफॉर्म प्रोजेनी. क्यों? क्योंकि प्योर लाइन जो है वो ओरिजिनेट करता है फ्रॉम सेल्फ रिपीटेड सेल्फ फर्टिलाइजेशन से. चलो, कौन सी स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्लेमेटाइजेशन करेक्ट है? माय डियर स्टूडेंट्स, एक्लेमेटाइजेशन आप तभी बता सकते हो अगर आपको पता हो कि एक्लेमेटाइजेशन एक्चुअल में होती क्या है, व्हाट इट इज. गेटिंग माय पॉइंट? शाबाश. वेरी गुड. So if I consider this one, we need to have a look that acclimatization incorrect. हाँ, रिगार्डिंग क्या करेक्ट इनकरेक्ट है? देखो, एक्लेमेटाइजेशन क्या होता है? एक ऐसी टेक्निक होती है जहाँ पर आप क्या करते हैं कि एक जो प्लांट होता है ना, वो एक्लेमेटाइज हो जाता है. लेकिन देखो, जैसे आपने टिश्यू कल्चर परफॉर्म किया, ठीक है, टिश्यू कल्चर में जो आपने प्लांट ग्रो किया ना, अब आप उसको नॉर्मल कंडीशंस में लाने से पहले उसे एक्लेमेटाइज करते हो, उसको नॉर्मल कंडीशंस में लाने लायक बनाते हो. कैसे करते हो? आप थोड़ी थोड़ी कंडीशंस चेंज करना शुरू कर देते हो. ठीक है, सो इट इनेबल्स द इंट्रोड्यूस प्लांट्स टू एडजस्ट टू न्यू एनवायरनमेंट. सही है. इट ऑलवेज रिजल्ट्स इन परमानेंट जेनेटिक चेंज. इट में इन्वॉल्व फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट. सी भी सही है. इट इंक्रीजेस चांस ऑफ सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट. ये भी सही है. तो क्या ये हमेशा परमानेंट जेनेटिक चेंज लाता है? नहीं. हमेशा कहाँ लाता है? कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है. सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट फॉर्म. नेक्स्ट देखते हैं, मास सिलेक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय. मास सिलेक्शन किस चीज से कैटेगराइज्ड है, कैरेक्टराइज्ड है? सिलेक्शन बेस्ड ऑन फिनोटाइप, मेंटेनेंस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी, इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, सिलेक्शन ऑफ सिंगल होमोजाइगस इंडिविजुअल. सो विच वन इज दिस इज करेक्ट? शाबाश. मास सिलेक्शन. वेरी गुड. सो मास सिलेक्शन में बेसिकली आप क्या करते हैं? मास सिलेक्शन में बेसिकली यू गो फॉर दिस वन, दैट इज योर 1, 2 and 3. वाई? क्योंकि मास सिलेक्शन में सिलेक्शन होती है बेस्ड ऑन फिनोटाइप, मेंटेनेंस होती है हेट्रोजाइगोसिटी की, और इंप्रूवमेंट होती है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स की भी. ठीक है, सो 1, 2 and 3 आर करेक्ट. मास सिलेक्शन इज कैटेगराइज्ड बाय सिलेक्शन बेस्ड ऑन फिनोटाइप, मेंटेनेंस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी एंड इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स एज वेल. I hope this point is clear. Very good. All right. Now let's have a look here at the question number 27. देखो, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म होती है दो स्पीशीज के बीच में जब वो सेम जीनस से बिलोंग करते हो? माय डियर स्टूडेंट्स, जीनस सेम हो, जैसे होमोसेपियंस एंड होमो निएंडरथल्स. अब वो कहाँ से लाए हम वैसे, बट इन जनरल आई एम मेंशनिंग. कौन सा हाइब्रिडाइजेशन का टाइप है जो परफॉर्म होता है जब दो स्पीशीज जो हैं वो सेम जीनस में बिलोंग करती हैं? शाबाश. वेरी गुड. वेरी गुड.
वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। इंट्रावेराइटल होगी, इंटरवेराइटल होगी, या इंटरस्पेसिफिक या इंटरजेनरिक। देखो जीनस सेम है तो इंटरजेनरिक तो हो नहीं सकती है, ये हो जाएगी इंटरस्पेसिफिक, वैरायटी भी अलग नहीं है, तो इट हैज टू बी इंटर स्पेसिफिक। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। वेरी गुड। हरी अप एवरीवन। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट चेक करते हैं, कौन सा ब्रीडिंग मेथड है सबसे ज्यादा सूटेबल है ट्रांसफर करने के लिए एक डिजायरेबल जीन इनटू द एलाइट वैरायटी वाइल रिटेनिंग मोस्ट ऑफ इट्स पेरेंटल जीनोम को रिटेन करते हुए। कौन सा मेथड जो है वो सबसे ज्यादा सूटेबल है? बेस्ट वन, व्हाट डू यू थिंक? वेरी गुड। शाबाश। चेक इट आउट। So the correct answer goes to be your back cross breeding. Okay, it is back cross breeding. चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं, यहाँ पर एजर्शन और रीजन देखिए। बैक क्रॉस ब्रीडिंग क्या कहता है? इट इज कॉमनली यूज फॉर डिजीज रेजिस्टेंस ब्रीडिंग एंड रीजन इज दैट इट अलाउज रिपीटेड रिकवरी ऑफ द रेकरेंट पेरेंट्स जीनोम वाइल ट्रांसफरिंग द डिजायर्ड जीन। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? Very good. So, my dear students, the correct answer is A. Both are true. Back cross breeding commonly use कब होती है? जब आपको disease resistant breeding करनी होती है, ठीक है? क्यों? Because it allows repeated recovery of the recurrent parent's genome while transferring the desired gene. Okay. Okay, my dear students. Okay. Okay, my dear students. So, this is the correct answer. क्योंकि रैपिड रिकवरी होती है रिकरेंट पेरेंट जीनोम की जब आप डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर करते हो। अच्छा, कौन सा इनमें से जो कंट्रीब्यूट नहीं करता हेटेरोसिस को? शाबाश। कौन सा है जो हेटेरोसिस को कंट्रीब्यूट नहीं करता? शाबाश। देखो प्लांट ब्रीडिंग में हेटेरोसिस क्या होती है? एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है जहां ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली डाइवर्स पेरेंट्स को डिस्प्ले करते हैं, इन्हांस्ड होते हैं, सुपीरियर क्वालिटीज होती हैं इनमें, जैसे साइज बढ़ गया, ग्रोथ रेट बढ़ गया, फर्टिलिटी और यील्ड बढ़ गई कंपेयर टू बोथ द पेरेंट्स। ओके, सो दिस वन इज गोइंग टू बी द कौन सा कंट्रीब्यूट नहीं करता? डोमिनेंस हाइपोथेसिस, ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस, एपिस्टासिस या हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम? ये तो बिल्कुल ही अलग है। इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू हेटेरोसिस। कौन सी स्टेटमेंट है रिगार्डिंग ग्राफ्टिंग दैट इज करेक्ट? शाबाश। Sison provides the root system, rootstock contributes the shoot, and compatibility between stalk and sison is essential, and grafting is a method of sexual propagation. Very good. Shabash, tell me. सो द करेक्ट आंसर इज कंपैटिबिलिटी। ग्राफ्टिंग में आप कंपैटिबिलिटी देखते हो, क्या दोनों स्टॉक और सिजॉन कंपैटिबल हैं, क्या इनका कोई कनेक्शन बन रहा है? दैट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके,
चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इंक्लूड. एडवांटेजेस जो होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की वो क्या इंक्लूड करती है? क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, प्लीज हैव अ लुक. ओके, टेल मी. वेरी गुड. सो रैपिड मल्टीप्लीकेशन, हाँ. प्रिजर्वेशन ऑफ डिजायरेबल जीनोटाइप, बिल्कुल हाँ. अर्ली फ्लावरिंग और फ्रूटिंग, बिल्कुल. जेनेटिक वेरिएबिलिटी कैसे हो सकती है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल प्रोपगेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वहां तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती ही नहीं है. Getting my point? So this is not the correct one. So A, B, and C. That means 1, 2, and 3 are the correct ones. All right. So check this one. Which of the following is, commonly used to develop the synthetic varieties? Okay, that is self-pollinated crops only, cross-pollinated crops using selected inbred lines with good combining ability, mutation breeding only, or pure line breeding. So which of the following goes to be correct form? Very good. Cross pollinated crops using selected inbred lines with good combining abilities. That's correct. Check the next one. Which breeding method is least suitable for improving highly self pollinated crops? Pure line selection, pedigree breeding, synthetic variety breeding, or backcross breeding? ओके. सो कौन सा ब्रीडिंग मेथड है जो सबसे ज़्यादा कम मतलब सूटेबल है फॉर इम्प्रूविंग द हाईली सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए? प्योर लाइक सिलेक्शन, पेडिग्री ब्रीडिंग, योर सिंथेटिक वैरायटी ब्रीडिंग, बैक क्रॉस ब्रीडिंग. सो द करेक्ट वन इज योर सिंथेटिक वैरायटी ब्रीडिंग. ठीक है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए सबसे कम यूजफुल जो है वो है सिंथेटिक वैरायटी ब्रीडिंग. ओके, लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स. असर्शन है और रीजन है. अब देखो, सोमैटिक म्यूटेशंस जो हैं वो जनरली नहीं ट्रांसमिट होती थ्रू सीड्स. सोमैटिक म्यूटेशन अकर इन नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज. So somatic mutations cannot generally be transmitted through seeds and mutations occur in non-reproductive tissues. The statement is absolutely correct. Somatic mutations जो होती है वो generally transmit नहीं होती seeds से. क्यों? क्योंकि somatic mutation occur करता है in the non-reproductive tissues. I hope this is clear. Very good. All right. Now let's have a look here with the next question. Which of the following is correctly matched? इनमें से कौन सा है जो correctly matched है? Shabash, my dear students. Which of the following is correctly matched? Budding citrus, layering jasmine, grafting mango, tissue culture banana. Very good. So the correct answer is C. That is all of the above. Budding, citrus, layering, jasmine, grafting, mango, and tissue culture, banana. Okay. So the correct answer goes to be your option number C. सारे ही correctly matched हैं. चलो अब ये देखते हैं. जब आप डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन कर रहे होते हो तो कौन सा बैरियर है जो हो सकता है? बैरियर विच कैन बेसिकली अकर. शाबाश. वेरी गुड.
Very good, my dear students. Mm-hmm. सो ड्यूरिंग द डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बैरियर हो सकता है? तीनों। पोलन इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है, एम्ब्रियो अबॉर्शन हो सकता है, हाइब्रिड स्टेरिलिटी हो सकती है। पॉलीएम्ब्रियोनी तो एक पर्टिकुलर गुड फीचर हो गया, बैरियर तो वो है नहीं। ओके, check the next one. Which one of the following is not considered a method of artificial vegetative propagation? इनमें से कौन सा है मेथड जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का कंसीडर नहीं किया जा सकता? वेरी गुड, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। वेरी नाइस, टेल मी। सो द करेक्ट वन इज योर डी, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, ये तो खुद से हो रही है, डजंट इन्वॉल्व एनीथिंग लाइक वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड दैट टू सम आर्टिफिशियल, नो वे। Check the next one, assertion and reason. Introduction of exotic germplasm broadens the genetic base of breeding programs. Exotic germplasm may possess novel alleles absent in local cultivators. Mhm. So, my dear students, statement is actually correct. जर्म का इंट्रोडक्शन जो है ब्रॉडन करता है जेनेटिक बेस, हाँ करता है ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए। क्यों? बिकॉज exotic germplasm may possess novel alleles absent in local cultivars. That is your A. Both A and B are true and are explained statement A. Check the next one. कौन सा है इनमें से स्टेटमेंट जो कि करेक्ट है recurrent selection के ऊपर? Based on recurrent selection, which one is correct? It is mainly practiced in cross-pollinated crops. ये aim करता है to accumulate the favorable alleles. It involves repeated cycles of selection and recombination, या फिर identical होता है to pure lines. शाबाश, very good. So the correct statement is yes. Option number 1, 2, and 3. That is, it is mainly practiced in cross-pollinated crops. It aims to accumulate favorable alleles. It involves repeated cycles of selection and recombination. Check the next one. Which of the following इनमें से कौन सा है regarding the molecular markers जो कि correct है? Very good. इनमें से कौन सा है जो correct है my dear students? शाबाश, सो एसएसआर मार्कर्स कोडोमिनेंट होते हैं, बिल्कुल हाँ होते हैं। रैप्ड मार्कर्स डोमिनेंट है, बिल्कुल है, कल की क्लास में भी देखा था। एसएनपी मार्कर्स मोस्ट अबंडेंट है जीनोम्स में, बिल्कुल बताया था मैंने, स्पेशल लिखा भी था। और एएफएलपी मार्कर्स जो है उनको प्रायर सीक्वेंस नहीं, उनको प्रायर सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। सो दिस इज रॉन्ग, अदरवाइज बाकी सारी स्टेटमेंट्स आपको क्या दिखेंगे? करेक्ट। चेक दिस वन। मार्कर असिस्टेड जो सिलेक्शन होती है, जिसे आप बोलते हैं मास, वो एक्सेलरेट करती है प्लांट ब्रीडिंग सेलेक्ट को। सिलेक्शन जो होती है कैन बी परफॉर्म्ड एट सीडलिंग। शाबाश, वेरी गुड। सो यहाँ पर आता है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आता है अबाउट व्हाट वी कम अप टू हेयर विद दिस पार्ट, दैट इज मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन एक्सेलरेट करता है ट्रू। सिलेक्शन कैन बी परफॉर्म्ड एट सीडलिंग स्टेज without waiting for phenotypic expression, my dear students, that is also perfectly true. सही है ये statement भी. Okay, so you have to understand about this statement also. Okay, next let's have a come here with the next part. Okay, now let's check on to this one. So
Which one of the following here comes selection can be performed? Which breeding methods is most effective for improving the quantitative traits such as grain yield? Backcross, pure line, recurrent, or mutation? That is your recurrent selection. That is your recurrent selection. Okay? I hope this much is clear. Come to the next one, my dear students. That is about which of the following are the क्रॉप इंप्रूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? यील्ड बढ़ानी है, डिजीज रेजिस्टेंस करनी है, बिल्कुल हाँ, न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंप्रूव करनी है, बिल्कुल हाँ, अडेप्टेबिलिटी कम करनी है, हो सकता है कभी आप एक नई यील्ड ऐसी बना रहे हो जिसकी अडेप्टेबिलिटी कम करना चाहते हो, क्यों? अडेप्टेबिलिटी कम करोगे तो प्लांट तो डेंजर में आ जाएगा, वो तो आप चाहते नहीं हो. Getting my point? Which is not actually possible. So, the correct answer goes to be your, that is your, yes, absolutely correct. That is the 1, 2, and 3. That is option number A. I hope this much is clear. All right. So, my dear students, we're going to keep this much for now and we would be continuing the next part in next class. Till then, take care. Have a very wonderful day. Bye bye.